एएफएनएस के पास्ट पेपर से लिए गए बायोलॉजी के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल एज वेल एज इन बैक्टीरियल सेल, मतलब कौन सा स्ट्रक्चर इस तरह से जो प्लांट और बैक्टीरियल सेल्स दोनों के अंदर है। तो ज्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया लगा लेते हैं क्योंकि दोनों को एटीपी चाहिए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, राइबोसोम्स। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स एंड प्लांट सेल्स आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो आपके पास जो बैक्टीरियाज है यहाँ पर राइबोसोम्स तो कॉमन है दोनों के अंदर। आपको पता है बैक्टीरिया में 70s राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है तो ये बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। पहला एमसीक्यू, ये ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता। इसके अलावा 70s राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ये भी एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में यानी बैक्टीरियाज में, और ये एमसीक्यू काफी मरतबा पूछे गए हैं। इनमें से डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आपको दी जा सकती है। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को टिक कर लेते हैं कि नहीं ये तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये तो इसके अंदर होगा। इसी तरीके से गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये इसके अंदर नहीं होते। इसी तरीके से राइबोसोम्स जो है तो ये नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कौन सी है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कौन सी है, और नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली कौन सी है। तो चाहे सिंगल हो डबल हो, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होंगे। और चूंकि राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन भी नहीं है तो इसलिए ये प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं। तो आपसे टेस्ट में मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। इसी तरीके से बैक्टीरियल डीएनए जो है तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म में इसका एक खास रीजन है जिसको न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स जो है, चाहे वो प्लांट सेल हो या जो भी हो, उनका जो डीएनए या हेरिडिटी मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, जबकि बैक्टीरिया का डीएनए कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म के अंदर है। साइटोप्लाज्म में एक खास रीजन न्यूक्लियोइड वहां पर होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया है कि आफ्टर रिलीज ऑफ ओवम फोरामा मेच्योर फॉलिकल द रिमेनिंग फॉलिकल बिकम्स। तो देखें यहाँ पर आपके पास एक फॉलिकल है जिसके अंदर ये एक है, इसने इसको रिलीज किया, एक को या ओ को रिलीज किया, तो बाद में ये जो प्रोडक्ट बना इसके रिलीज होने के बाद इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। अभी यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी एक मरतबा टेस्ट के अंदर पूछा गया था और इस तरह पूछा गया था कि आपको बताया गया था कि ये स्ट्रक्चर जो कि जिससे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है इसका नाम क्या है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये आपके पास क्या है या ये आपके पास क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपने सबसे पहले इसको सीखना है। इस डायरेक्शन में ये स्टार्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में, और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स है, प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद सेकेंडरी फॉलिकल है, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद आपके पास टर्शियरी फॉलिकल है, फिर आपके पास ग्रेफियन फॉलिकल्स। इसको क्या कहते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल। और ये क्या है, ये टर्शियरी फॉलिकल है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ये फॉलिकल है, आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर इससे ये एग रिलीज हुआ है। तो एग रिलीज होने के बाद ये जो रिमेनिंग चीज है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज के अंदर, कार्पस ल्यूटियम के अंदर। और ये इसका कलर भी पूछे जाते हैं, इट इज अ येलो ग्रीसी मटीरियल, ठीक है, येलो ग्रीसी मटीरियल। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अच्छा, जब ये कार्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ये मेच्योर हो जाता है, तो इसको कहते हैं मेच्योर कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। अभी देखिए कार्पस ल्यूटियम का काम क्या है, ये काम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, ये यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए रेडी रखता है ताकि एक, अभी यहाँ पर ये जो एग रिलीज हुई है ये स्पर्म के साथ मिल जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, फर्टिलाइजेशन के बाद ये आकर यूटेरस के अंदर इम्प्लांट हो जाए, यूटेरस के अंदर दफन हो जाए और बच्चा बने। तो इस प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है कि ये यूटेरस को इम्प्लांटेशन के लिए मेंटेन रखता है, ठीक है। और ये प्रोजेस्टेरोन कौन सीक्रेट करता है, ये जो यहाँ पर हमने कार्पस ल्यूटियम को डिस्कस किया है ये सीक्रेट करता है। तो ये एमसीक्यू 1000 मरतबा पूछा गया है। प्रोजेस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय तो कार्पस ल्यूटियम। अच्छा, आपसे ये पूछा जाता है, अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास जो प्रोजेस्टेरोन है ये प्रेगनेंसी को भी मेंटेन रखते हैं। आपने ये एमसीक्यू काफ़ी मरतबा देखा होगा, मेंटेन प्रेगनेंसी। तो क्या जो मेंटेन प्रेगनेंसी वाला प्रोजेस्टेरोन है वो भी कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है? नहीं डियर स्टूडेंट, याद रखना, तकरीबन पहले 1 महीने तक, 1 मंथ तक जो प्रोजेस्टेरोन होता है ना तो वो कार्पस ल्यूटियम का होता है। फिर उसके बाद प्लेसेंटा जो है ना, प्लेसेंटा वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, ठीक है। तो बाद में पहले महीने तक प्रोजेस्टेरोन जो है तो कार्पस ल्यूटियम से आता है, बाद में ये खत्म हो जाता है, ये डीजनरेट हो जाता है, दिस इज डीजनरेटेड, ठीक है, दिस इज डीजनरेटेड कार्पस ल्यूटियम। ये देखें, ये कार्पस ल्यूटियम, दिस इज मेच्योर कार्पस ल्यूटियम, दिस इज डीजनरेटेड कार्पस ल्यूटियम।
तो पहले 1 महीने तक जो प्रोजेस्टेरोन है वो ये कार्पस लूटियम सीक्रेट करता है, 1 महीने के बाद जो प्रोजेस्टेरोन है वो कौन सीक्रेट करता है, प्लेसेंटा। और याद रखिए प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखते हैं, मतलब इसका क्या है, वो प्रेगनेंसी को बचाता है ताकि प्रेगनेंसी जाया ना हो, ताकि ये बच्चा जाया ना हो और ये बच्चा बड़ा होता रहे। वो इसको एस्ट्रोजन से बचा रहा है, क्योंकि अगर एस्ट्रोजन इसके ऊपर आ गया या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ गया तो ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। यहाँ पर ये हमने सारी डिस्कस कर ली है। अच्छा, हमारे पास पॉइंट्स क्या है, कार्पस लूटियम ओवेलेशन के बाद बनता है, ये प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है, ये कुछ एस्ट्रोजन को भी बनाता है, लेकिन मेन काम इसका क्या है, प्रोजेस्टेरोन। यूट्रस की लाइनिंग को सपोर्ट करता है ताकि यूट्रस की लाइन बची रहे और वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाए, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई तो ये डिजेनरेट हो जाएगा, आपको मैंने दिखा दिया था डिजेनरेटेड कार्पस लूटियम। तो देखिए अभी जब कार्पस लूटियम बन गया है ना, तो इसने वेट करना है प्रेगनेंसी तक, फर्टिलाइजेशन तक। फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये 1 महीने तक जिंदा रहेगा और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई तो ये डायरेक्ट डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरोन ये कार्पस लूटियम सीक्रेट करता है, ये क्या करते हैं, ये एंडोमेट्रियम को थिक रखते हैं ताकि इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हो सके। ये एमसीक्यू मैंने बता दी, ये जितने भी मैंने रिपीटेड एमसीक्यू पॉइंट्स लिखे हैं ना, तो ये काफी सालों में पूछे गए, एएफएनएस के टेस्ट में पिछले 3-4 सालों में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एएफएनएस की जो रजिस्ट्रेशन है 29 जून से लेकर 13 अगस्त तक है। अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे और हम आपको डेट भी बताएंगे। आप अभी अप्लाई ना करें, पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले, अपने सेंटर के मुताबिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और रिपीटेड एमसीक्यूज कवर कर ले। हम आपको जो नोट्स देंगे वो आपके सेंटर के मुताबिक होंगे और इससे आपके 100% तैयारी होगी। और इसके अलावा जब बेस्ट डेट है, बेस्ट सेंटर है, वो हम आपको बता देंगे, उस डेट को आप अप्लाई कर लेंगे और फिर आपके टेस्ट सेंटर के मुताबिक आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आपकी तैयारी भी हम करवा देंगे और आपके टेस्ट से पहले हम आपको एमसीक्यू भी देंगे। तो अप्लाई करने में जल्दबाजी ना करें, पहले तैयारी कंप्लीट कर ले और सेंटर का इंतखाब अच्छी तरीके से कर ले। अगर आप हमारे साथ एडमिशन लोगे तो हम आपको सेंटर बता देंगे, अगर खुद तैयारी कर रहे हो तो जो सेंटर आपके करीब है उनको रख लें। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन बिगिंस मेनली बिकॉज ऑफ अ सडन डिक्रीज इन, कौन से हार्मोन्स के अंदर जब डिक्रीज आ जाता है तो आपके पास मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये कार्पस ल्यूटियम था, लेट्स सपोज दिस इज कार्पस ल्यूटियम, ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन को। अच्छा, अगर ये प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है तो मतलब क्या है कि प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। अगर ये प्रोजेस्टेरोन बंद हो जाए तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होगी, दोबारा मेंस्ट्रुएशन होगी, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखना है कि अगर प्रोजेस्टेरोन बंद हो गई तो मेंस्ट्रुएशन होगी, अगर प्रोजेस्टेरोन होगी तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, ये बात आपने याद रखनी है। और आपको पता है आपके पास कार्पस ल्यूटियम कुछ हद तक एस्ट्रोजन को भी रिलीज करता है। अच्छा, क्वेश्चन एक मरतबा इस तरह पूछा गया था ना कि डिक्रीज डिक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड इंक्रीज इन एफएसएच एंड एलएच काजेस, ये वाला क्वेश्चन एक मरतबा टेस्ट में पूछा गया था और ये पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर डायरेक्ट ये लाइन लिखी गई कि अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो रहा है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये करेगा ओव्यूलेशन को। ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन काफी मरतबा पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की लेवल डिक्रीज हो रही है और आपके पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की लेवल इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या करेगा, दिस विल कॉज ओव्यूलेशन। व्हाट इज ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम अ मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्पस लूटियम डिजेनरेट हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन ना हो, डिजेनरेशन प्रोजेस्टेरोन के लेवल को कम कर देता है। अगर लेवल कम हो रहे तो एंडोमेट्रियम जो है, यूट्रस की जो लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन उनकी हो जाती है और ये ब्रेक डाउन एज अ ब्लड चला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं ना कि ओव्यूलेशन कब होती है, तो आपको पता है ओव्यूलेशन होती है डे 14, डे 14, डे 14, ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन अगर 28 दिनों का मेंस्ट्रुअल साइकिल हो तब 14 दिन के ऊपर होगी ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फीमेल है उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 दिनों का है, 32 डेज का है, तो आप मुझे बताएं कि इसकी ओव्यूलेशन कब होगी। तो याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, आपने क्या करना है, आपने 32 से सिंपली 14 माइनस करना है, जो डेट आपके पास आ जाए उसी के ऊपर आपके पास ओव्यूलेशन होगी। अगर 40 दिनों का है ना तो 40 से आप 14 माइनस करें, जो रिमेनिंग आपके पास आता है उसी दिन को आपके पास ओव्यूलेशन होगी। तो इस तरह से मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट है उसने एक हार्ड ऑब्जेक्ट को टच किया, इमीडिएटली उसने अपना हाथ जो है तो हार्ड ऑब्जेक्ट से रिमूव किया, तो आप करेक्ट पाथवे बताएं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है रिसेप्टर। रिसेप्टर को पता चल गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हार्ट है, इसने सेंस किया, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये पैगाम चला गया कहाँ पर, रिले स्टेशन में।
रिले स्टेशन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो इसने मोटर न्यूरॉन को बताया कि आप अपना हाथ हटाओ, मसल को इसने पैगाम दिया, तो इफेक्टर्स आपके क्या हो गए, आपके मसल्स हो गए। तो ये बी नंबर आपका कंप्लीट रिफ्लेक्स आर्क है। याद रखें, रिफ्लेक्स आर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसका पाथवे याद रखें। रिसेप्टर ने पैगाम दिया सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन ने रिले को दिया, रिले ने मोटर को दिया, मोटर ने इफेक्टर को दिया। तो देखिए रिसेप्टर और इफेक्टर, ठीक है, ये आप याद रखें, ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है तो ये कहाँ पर एम्बेडेड होता है, इसका क्या मतलब है, एम्बेडेड का इम्प्लांटेशन मतलब है, ठीक है, कि इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगी ये बात बताई गई है, ठीक है। एम्बेडेड और इम्प्लांटेशन एक ही चीज़ है, तो ये होगी यूटेरस के अंदर। और यूटेरस के कौन सी लेयर में, एंडोमेट्रियम, याद रखें यूटेरस की दरमियान वाली जो लेयर है एंडोमेट्रियम, वहां पे आपके पास क्या होगी, इम्प्लांटेशन होगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, फर्टिलाइजेशन होती है फेलोपियन ट्यूब्स में। तो ये एमसीक्यू भी पूछा गया, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगी, फेलोपियन ट्यूब्स में। फर्टिलाइजेशन के बाद ये एग और स्पर्म कंबाइन होके जो आपके पास एम्ब्रियो है ये कहाँ पर जाएगा, ये यूट्रस में जाएगा इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, ये मैंने एक काफ़ी अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर। दिस इज यूट्रस, ठीक है। अच्छा, दिस इज योर एक्सटर्नल यूट्रस, दिस इज योर इंटरनल यूट्रस, ओके। दिस इज देयर इज आल्सो सम पार्ट ऑफ वेजाइना। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से आपकी एग रिलीज होगी, ये एक इन फेलोपियन ट्यूब्स, इसको फेम्ब्राई कहते हैं, ठीक है, फेम्ब्राई। इनका काम क्या है, ये इस तरह ये एक के ऊपर स्वीपिंग करते हैं ना, ताकि एक को अपनी तरफ खींच सके। यहाँ पर ये एग आ गई है, यहाँ पर इस साइड से स्पर्म जाएगी, ये फेलोपियन ट्यूब्स के टू थर्ड में, अपर टू थर्ड में कंबाइन होके एग और स्पर्म कंबाइन होकर फर्टिलाइजेशन करेगी। जैसे ही फर्टिलाइजेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी, बाद में ये यहाँ पर आएगा और यूट्रस के अंदर इसकी इम्प्लांटेशन होगी, ठीक है। अच्छा, तो देखें ओवरी क्या करता है, ओवा को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या थी, ये वाली आपके पास ओवरीज थी, ठीक है, दिस इज ओवरी, ठीक है। अच्छा, समझ आ गई है। अच्छा, ओवरी क्या करता है, ओवा को प्रोड्यूस करता है। ओवेलेशन डे 14 पे होता है अगर 28 डेज का साइकिल हो, और अगर 32 डेज का हो तो क्या होगा, 32 माइनस 14, अगर 40 दिनों का हो तो 40 माइनस 14, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। फर्टिलाइजेशन 24 घंटे के बाद होती है, तो अगर ओवेलेशन 14 तारीख को हो रही है तो फर्टिलाइजेशन 15 तारीख को हो रही है, मतलब ओवेलेशन के 24 घंटे बाद। ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, इम्प्लांटेशन कब होगी, इम्प्लांटेशन आपके पास 6 से 7 दिन बाद होगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जिस दिन हो जाएगी तो उसके 6 से 7 दिन बाद आपके पास इम्प्लांटेशन होगी, तो ये आपने याद रखने, ये डेट्स पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है, ओविडक्ट के अंदर या फेलोपियन ट्यूब, और ओविडक्ट एक ही चीज़ है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट इसका एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, इम्प्लांटेशन यूट्रस के अंदर होगी, प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगा, और प्लेसेंटा का काम क्या है, इसका गेश एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। प्लेसेंटा का काम क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स को बाय करना चाहते हैं, 6000 नोट्स की फीस है, इसमें हमको कंप्लीट नोट्स देंगे, वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक के पास पेपर्स, टीचर सपोर्ट, और आपके टेस्ट से पहले आपको एमसीक्यूज भी देंगे, इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा। और अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी 16000 फीस है, इसके अंदर क्लासेस भी अवेलेबल है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन, कि अ टाल पी प्लांट इज क्रॉस विद ड्वार्फ पी प्लांट, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर टाल। यहाँ पर देखिए, लेट्स सपोज ये टाल पी प्लांट है और ये ड्वार्फ छोटा, बड़ा और छोटा, इन दोनों को आपने क्रॉस किया, तो देखिए क्रॉस करेंगे ना तो इस तरह से हो जाएगा ना, आप देखिए इस तरह से हो जाएगा ना। तो अभी लेट सपोज आपने इनको क्रॉस किया, तो यहाँ पर देखिए टी और टी, टी और टी, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर भी आ जाएगा टी और टी, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी और टी। तो आपको ये बताया गया है ना कि आपके पास सारे ऑफस्प्रिंग जो है ना, तो वो आपके पास टाल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्वालिटी तो डोमिनेंट है और होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट आपके पास क्वालिटी है, इसलिए सारे के अंदर वो आ रही है, वरना अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं होती तो फिर इनको शार्ट आना चाहिए था, ठीक है। तो ये बात बताई गई है। डोमिनेंट ट्रेड जो है तो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में होते हैं, चाहे इस तरह का हो या चाहे इस तरह का हो, दोनों के अंदर डोमिनेंट क्वालिटी शो होगी। जबकि रेसेसिव क्वालिटी कब शो होगी, जब होमोजाइगस कंडीशन होगा। जिस तरह अगर ये है तो ये आपके पास टाल है, अगर ये है तो ये आपके पास ये टाल है, ये ड्वार्फ है। तो आपके पास रेसेसिव ट्रेड्स तब शो होंगे जब होमोजोगस कंडीशन होगा, जब दोनों आपके पास एलील एक जैसे होंगे। जबकि आपके पास डोमिनेंट कब शो होगी, अगर चाहे सेम हो चाहे सेम ना हो, ठीक है। अच्छा, आपके पास पूछा गया है कि इन फेज 1 ऑफ मियोसिस विच स्ट्रक्चर सेपरेट इन मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। तो देखिए आपके पास मियोसिस 1 जो होता है, इन फेज 1 ऑफ मियोसिस, वहां पर आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम जो है तो इनकी डिवीजन हो जाती है और ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो मियोसिस क्या करता है, ये हैप्लॉइड गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं इन फेज 1 में,
सिस्टर क्रोमेटिड्स इन फेज 2 में सेपरेट हो जाते हैं, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू भी पूछा गया है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है, ये प्रोफेज 1 में होता है, और मियोसिस प्रोड्यूस करता है वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मायोसिस। माइटोसिस सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, मियोसिस वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अच्छा, एंजाइम जो है 37 डिग्री सी के ऊपर काम करते हैं। जब आप टेम्परेचर को 80 डिग्री सी के ऊपर काम करोगे तो क्या होगा, तो आपके पास जो एक्टिव साइड है डीनेचुरेशन की वजह से उसका शेप चेंज हो जाएगा और वो फिर काम करना छोड़ देगा। तो आपके पास क्या है, एंजाइम जो है, तो ये बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोटीन्स है मोस्टली, ठीक है, और ये ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जिस पे एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को शो करे। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो डीनेचुरेशन होगी, और डीनेचुरेशन क्या करेगा, एक्टिव साइट की शेप को डिस्टर्ब करेगा। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारे कोर्स की डिटेल है, मैंने बता दिया है, ये कंप्लीट नोट्स है, इसके अंदर वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, पास पेपर सारी चीज़ें हैं। इन नोट्स की वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जल्द से जल्द बाय कर ले, अपनी तैयारी स्टार्ट कर ले, ताकि टेस्ट की 100% आपकी तैयारी हो जाए और आपका टेस्ट अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाए। सो ये आपको मोबाइल ऐप के थ्रू मिलेंगे और इससे आपका टेस्ट 100% गारंटी के साथ क्लियर होगा। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसान है, मैं पिछले 7 साल से स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ, और आपको पता है कि खुद ये टेस्ट क्लियर कर चुका हूँ। जो तैयारी मैं करवाऊंगा उससे अच्छी तैयारी कोई आपको नहीं कर सकता। अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।